तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम का चैप्टर नंबर 119। तो इसके जो लेटेस्ट चैप्टर है वो आते रहेंगे और दूसरी तरफ जो एनिमी शुरू है वो भी आते रहेंगी। तो ये मैं यहाँ से इस वजह से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम कैचअप कर लेते हैं लेटेस्ट चैप्टर के साथ मंगा के, तो उसके बाद जो नोवेल की स्टोरी है हम उसके ऊपर जंप करेंगे। तो इस वजह से ये सीरीज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो जो लोग यहाँ पे मंगा और नोवेल में इंटरेस्टेड है तो भाई वो इस सीरीज को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूकी को, जो कि भाई अभी वापस आया है फाउंडर्स फेस्टिवल से, और उसको देख के यहाँ पे लाप्लास उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो, मतलब क्या फाउंडर्स फेस्टिवल में कुछ ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई यहाँ पे यूके कहता है कि मैं बहुत ही थक चुका हूँ। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि हमें शायद उस स्लाइम के मतलब रिमोरू के गलत साइड नहीं जाना चाहिए और उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूके कहता है कि शायद रिमोरू को मुझ पे शक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे लाप्लास उसे टीज करता है कि तुमने तो पहले कुछ और ही कहा था। तो यहाँ पे यूके कहता है कि देखो यार इस तरीके से मत कहो क्योंकि इसमें मेरी भी पूरी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे लाप्लास उसे जवाब देता है कि मैं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहा था बल्कि वो तुम थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कगाली कहते हैं कि तुमने उसके ऊपर जो 7 डेज लगी है और हिनाटा उन दोनों को छोड़ रखा था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे अब तक इस बारे में पता चल चुका होगा। लेकिन भाई यहाँ पे फुटमैन आता है और वो कहता है कि मैंने अभी तक एक भी इंसान को नहीं देखा जो कि अपने बॉस जितना सतर्क रहता हो। मतलब यहाँ पे वो यूके की तारीफ करता है क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे काम किए गए थे ये सारे डामराडा के थ्रू किए थे। मतलब यहाँ पे यूके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा भी नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे एक भी एविडेंस नहीं है बॉस के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे यूके कहता है कि मैं जानता हूँ उस लाइम मतलब रिमोरू और मिस सीजू थी उसके बीच का रिलेशन। तो भाई ये बात बस यूके को पता है जो कि रिमोरू ने खुद उससे कही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूके कहता है कि मैं उसे मना नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे पूछा था कि क्या तुम ईस्टर्न मर्चेंट के साथ बिजनेस करते हो। तो मैं यहाँ पे उससे पूरी तरीके से मना नहीं कर पाया क्योंकि अगर मैं उससे झूठ बोलता तो ये बहुत ही घटिया झूठ होता। तो उस वजह से शायद उसके पास बहुत सारे एविडेंस ऐसे आ चुके हैं कि वो सारे पॉइंट आउट मेरे तरफ ही कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कगाली उससे क्वेश्चन करती है तो क्या फिर हमें हमारा जो प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भाई फुटमैन बीच में आता है और वो कहता है कि शायद हमें हमारी ताकत दिखा के उसे वही दबा देना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। लेकिन भाई ये सुनते ही यहाँ पे टीयर आती है और वो उसे चिढ़ाने लगती है और कहते हैं कि बेवकूफ, अगर हम ये पहले कर पाते तो पहले ही कर देते। हम ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसे खत्म नहीं कर सकते ऐसे ही। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं लाप्लास को और यहाँ पे लाप्लास कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा एक बंदा हमारे पीछे से आके कैसे हमें महसूस करवाता कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वो यहाँ पे ऐसी बात करता है। लेकिन उसके बाद लाप्लास और एक चीज कहता है कि उसके साइड में अभी ट्रॉम ड्रैगन वेल्डोरा भी है, तो शायद इस वजह से हमें कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जिस वजह से भाई हमें भुगतना पड़े। तो देखो लाप्लास यहाँ पे इस वजह से कह रहा है वेल्डोरा के बारे में क्योंकि भाई यहाँ पे इन दोनों की हिस्ट्री रह चुकी है जो कि अभी तक एनिमे और मंगा में नहीं है लेकिन नॉवेल्स में है। तो आगे चल के भाई हमें जो स्टोरी पता चलने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फुटमैन को और वो कहता है कि देखो मैं फुल्ली अवेयर हूँ इस चीज के बारे में, तो मैं यहाँ पे बॉस और अपने प्रेसिडेंट की जो ऑर्डर है उसके खिलाफ नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे टीयर उसे चिढ़ाते हुए कहते कि मुझे पता है तुम बहुत ही गुस्से वाले हो, तो मुझे लगता नहीं कि तुम इतना शांत बैठोगे। लेकिन भाई यहाँ पे फुटमैन कहता है कि मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा और मैं शांत भी हूँ। लेकिन भाई यही बात सुन के यहाँ पे यूकी उससे कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ऐसे मैच्योर होकर बिहेव कर रहे हो और खुद पे कंट्रोल रख रहे हो, क्योंकि इस वजह से मुझे यहाँ पे ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि तुम हमारे नेमेसिस को देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे लाप्लास कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इतने शॉर्ट टेम्पर्ड है। लेकिन भाई तभी उसके बाद हम देखते हैं लाप्लास को और वो सोचता है कि क्या तुमने नेमेसिस कहा। तो भाई इनका नेमेसिस एक ही है और यहाँ पे यूके कहता है कि तुम सही सोच रहे हो और इनका नेमेसिस होता है भाई डीमन लॉर्ड लियोन। तो उसके बाद वो कहता है कि पहले डामराडा जो काम कर रहा था मैं सोच रहा हूँ वो काम अभी तुम तीनों संभालोगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लाप्लास कहता है कि लियोन से हम बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसने 200 साल पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है मतलब कगाली मतलब पहले जो डीमन लॉर्ड कजलिम था उसको खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भाई उसके बाद लाप्लास अपने बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कहता है कि बॉस तुम ये चीज मुझ पे छोड़ दो क्योंकि मुझे जितना भी गुस्सा है तब भी मैं उस पर अटैक नहीं करूंगा और अगर मुझे पता है कि मैं उसे खत्म कर सकता हूँ उसके बावजूद मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो उसके बाद भाई टीयर कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि जिस तरीके से गुस्से में आके क्लेमैन ने खुद की जान गंवा दी तो ऐसी गलती हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसी गलती करते तो बाद में हम क्लेमैन को जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे फुटमैन भी कहता है कि हम गुस्से में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो भाई यहाँ पे कगाली बैठी होती है और वो फिर यूकी से क्वेश्चन करती है कि आखिर तुम किस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो जो कि लियोन के साथ करना है। भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि ये जो बिजनेस है ये रिलेटेड है उसके क्लासिफाइड गुड के साथ। तो यूकी एक्सप्लेन करता है कि अदर वर्ल्ड से जब बच्चों को यहाँ पे समन किया जाता है तो वो कम्प्लीटली यहाँ पे समन नहीं होती, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इन्हें फील्ड हीरोज कहा जाता है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो समनिंग हो रही थी ये बहुत सारी खुफिया जगहों पे हो रही थी, मतलब उनके बारे में यहाँ पे वेस्टर्न नेशन को भी नहीं पता है। और उस वजह से यहाँ पे डामराडा और उसकी टीम है जो कि सरबरस ग्रुप के साथ काम करती है, तो उन्होंने इन बच्चों को गैदर किया और ये बच्चे यहाँ पे खुफिया तरीके से समन किए गए थे। तो उस वजह से किसी को भी मतलब पब्लिक में ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इन बच्चों को डामराडा को सौंप दिया गया था और इन्हें मार्क कर दिया गया था एज अ टेस्ट मटेरियल और यही बच्चे चाहिए डीमन लॉर्ड लियोन को। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पे फुटमैन को क्वेश्चन पड़ता
करता है कि भाई आखिर डीमन लॉर्ड लियोन जो है उसको ये फेल्ड हीरो चाहिए क्यों, क्योंकि उसके बाद वो कहता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों में ही ये जो फेल्ड हीरोज है, ये जो बचे हैं वो मर ही जाएंगे, तो उस वजह से वो उन्हें एज अ फाइटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आखिर ऐसे क्या चीज है कि उस वजह से वो इन बच्चों को गैदर कर रहा है। लेकिन भाई ये सुनते ही यहाँ पे लाप्लास इन दोनों से कहता है कि शायद यहाँ पे जो लियोन है वो एक मॉलेस्टर है, मतलब वो भाई बच्चों के साथ ऐसे घटिया चीजें कर रहा है। तो ये सुनते ही यहाँ पे पीछे से यूकी कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे तीनों की तीनों इवन कगाली शॉक हो जाती है और वो सोचते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या डीमन लॉर्ड लियोन ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे यूकी उन्हें क्लियर कर देता है कि मैं उस मॉलेस्टर वाली चीज से नहीं, बल्कि जो फाइटर वाली चीज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जितना पता है अब तक सिर्फ 6 फील्ड हीरोज है जो कि जिंदा रहने में कामयाब रहे, और जिसमें से पहली भाई शिजुए इजुआ, और उसके बाद जो 5 बचे हैं वो, जिसमें कि पहला है केन्या मिजाकी, रियोटा सेकिगुची, गेल गिब्सन, अलाइस रोंडो और आखिरी है क्लोई ऑबर्ट। तो उसके बाद यूकी कहता है कि जो मिस शिजु थी वो एक एलिमेंटलिस्ट थी, लेकिन मुझे जितना पता है इन बच्चों में, मैं सबको तो नहीं कह सकता, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे एलिमेंटल को हैंडल कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि अगर उन्हें एक पावरफुल एलिमेंटल मिल गए तो शायद इस वजह से वो सर्वाइव होने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे लैपलास कहता है कि मेरे ख्याल से शायद वो यहाँ पे एलिमेंटलिस्ट की टीम बनाना चाह रहा है जो कि उसे सर्व करेंगी। लेकिन यहाँ पे फुटमैन कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद हमें बहुत ही सोच समझकर हमारे जो क्लासिफाइड गुड्स है, मतलब ये फील्ड हीरोज बच्चे, तो शायद हमें सोच समझकर उसे देना चाहिए। तो भाई ये बात सुनते ही यहाँ पे यूकी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक तरीके से हम हमारे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूकी कहता है कि अगर उसे बच्चों को यहाँ पे फील्ड हीरोज को समन करना था तो वो इजीली कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न नेशन को दोनों को ही नई नई जो थ्योरीज है समन करने की वो बांट रहा है। तो उस वजह से ऐसा लग रहा है कि इसका जो ओरिजिनल एम है यहाँ पे लियोन का वो कुछ और ही है। तो उसके बाद यहाँ पे यूकी इन तीनों से कहता है कि जब तुम ये मिशन करोगे तो इस बात का भी ध्यान रखना कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी हमें मिले। तो भाई ये तीनों ही उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कगाली कहते हैं कि आखिर फिर हमें डिमोन और डिमोर के साथ कैसा डील करना चाहिए, क्योंकि उसे अब तुम्हारे ऊपर शक हो चुका है, तो वो चीजें पहले जैसे काम तो नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पे यूकी कहता है कि मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वो हमसे खुलेआम तो दुश्मनी नहीं करने वाला, क्योंकि उसके पास अभी भी एक फिजिकल एविडेंस नहीं है। और उसके बाद यूकी कहता है कि बस हमें उसे कोई भी मौका नहीं देना है और उसे कोई भी रीजन नहीं देना कि जिस वजह से वो हमें दुश्मन समझे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एक जैसा नहीं सोचे। और भाई ये बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि भाई रिमोर की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है इन सबसे। लेकिन यहाँ पे टीयर उससे कहते हैं कि क्या ये चीज सच में काम करेगी, क्योंकि वो बंदा मतलब रिमोरू तुम पे बहुत ज्यादा शक करता है अभी। लेकिन यहाँ पे यूकी कहता है कि बिल्कुल काम हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझसे मदद मांगी है उनके डंजन को लेके। तो भाई पहले तो ये तीनों ये बात सुनते हैं और लाप्लास भी सुनता है, और थोड़ी देर बाद ये तीनों चिल्ला के कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो भाई यहाँ पे यूकी एक्सप्लेन करता है कि उन लोगों को मदद चाहिए थी, उनके जो डंजन है उनके पीआर करवाने हैं, और इनको जो प्राइस सिस्टम है उसके बारे में भी लोगों को बताना है, तो इस वजह से उन्होंने मुझसे मदद मांगी है। तो भाई लाप्लास ये सुनते कहता है कि भाई रुक जाओ थोड़ा, ये क्लियरली एक ट्रैप है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस पूरी चीज में। तो भाई यहाँ पे पीछे से टीयर भी कहते हैं कि बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, शायद इनके कुछ अल्टरनेटिव मोटिव है, शायद ये आपको फंसाना चाहते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे यूके कहता है कि देखो ऐसे डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बस एक बिजनेस डील है और कुछ भी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे रिमोर की तारीफ भी करता है, और वो कहता है कि ये जो रिमोर है भाई ये बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटिंग बंदा है, और उस वजह से शायद उसने ये डिसीजन लिया है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट आता है, यहाँ पे हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पे हम इन पांचों को देखते हैं, वेल्डोरा, रामिरेस, रिमोरू, म्योनमाइल और मासायुकी। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एल्मेशे की तरफ, और अभी फाउंडर फेस्टिवल को खत्म होकर 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि ये जो एल्मेशा है थालियन के एम्प्रेस, भाई उसने एक लॉजिंग परचेस कर ली है इनके टाउन के अंदर। और यहाँ पे एल्मेशा एक्सप्लेन करती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो कहती है कि मैं अभी कभी भी आके यहाँ पे विजिट कर सकती हूँ और यहाँ पे रुक सकती हूँ। लेकिन उसके पीछे एराल्ड होता है, मतलब इरेन का बाप, और वो कहता है कि प्लीज आप अगली बार से अपनी जो ह्यूमनकेलिस बॉडी है उसमें आया करो, मतलब अपनी ओरिजिनल बॉडी मत लेके आया करो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे उसको एल्मेशा जवाब देती है कि वो बॉडी उसे कंफर्टेबल नहीं लगती, इस वजह से वो उसकी ओरिजिनल बॉडी में ही आएगी। तो भाई यहाँ पे हम किंग गजल को भी देखते हैं, और वो भी यहाँ पे सोचता है कि हॉलिडे के लिए यहाँ पे एक विला भी हम बुक कर सकते हैं, मतलब भाई वो भी प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे कुछ खरीदने की। और उसके बाद भाई यहाँ पे जो एल्मेशा है वो रिमोरू को बहुत सारी चीजें बताती है, और उसमें से होती है कि कैसे वो यहाँ पे उसकी ओरिजिनल बॉडी लेके आई है, और उसके साथ उसके बहुत सारे हाई रैंक नाइट भी आए हैं, और वो कोई नॉर्मल नाइट नहीं है, क्योंकि ये बंदे उनके मोस्ट एलिट फोर्सेस में से एक है जिनका नाम होता है मैगस। और ये बंदे इतने पावरफुल होते हैं कि इनके जो नेशन है उनका डिफेंस का काम यही लोग करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो एराल्ड होता है वो चिल्ला के कहता है कि प्लीज हमारी पूरी नेशन के जो सीक्रेट्स है भाई इस बंदे को मत बताओ। लेकिन यहाँ पे एल्मेशा उससे कहते हैं कि देखो तो बात कर रहा है, मतलब जिस बंदे ने अपने बेटे के लिए जो 2 बॉडीगार्ड रखे जो मैगस ट्रूप से बिलोंग करते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है, जो कि हमने इरेन के साथ जो 2 बंदे देखे थे उसके ग्रुप में, तो वो कोई नॉर्मल एडवेंचरर नहीं है, वो एक एलाइट ट्रूप के मेंबर्स होते हैं दोनों के दोनों। और उसके बाद ये सारे गेस्ट यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे रिमोरू की तरफ, और वो यहाँ पे हिनाटा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज तुम आके बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तो भाई यहाँ
पे हिनाटा मान जाती है कि वो बच्चों को आगे पढ़ाएगी, लेकिन वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पेस्ट की सिक्योरिटी टीम है वो भी हमारी मदद कर रही है, तो उस वजह से हमारा काम अभी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे वॉर पॉल्टर मेरे लिस्ट में इस टाउन के अंदर, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली आ जा सकती हूँ, तो उस वजह से मैं आसानी से बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और अपना काम भी कर सकती हूँ। तो उसके बाद भाई यहाँ पे हिनाटा बच्चों के पास जाती है और रीमोरू उसे देख के सोचता है कि हिनाटा जो है वो पैलेडिन्स की हेड है और वो एक एक्सपर्ट है स्पिरिट को हैंडल करने में, और उस हिसाब से जो अभी बच्चे हैं वो अभी अभी कंबाइन हुए स्पिरिट के साथ, तो वो उन्हें आसानी से सिखा सकती है कि वो कैसे इस्तेमाल करें इन चीजों को। लेकिन वो सोचता है कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिनाटा इतने आसानी से मान जाएगी। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे हिनाटा यहाँ पे बच्चे को पढ़ा रही है। लेकिन भाई तभी वो देखती है रीमोरू को, जो कि क्लोए के साइड में बैठा हुआ किताब लेके, और वो उससे पूछते कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वही वो बताता है कि मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो भाई बेचारे को उठा के क्लास के बाहर फेंक देती है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि काश मुझे यहाँ पे अच्छे से पढ़ने मिलता, मतलब काश हिनाटा उसे पढ़ाती यहाँ पे और वो क्लास के अंदर बैठ पाता। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि देखो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, और वो है कि बच्चे अभी टेम्पेस्ट के अंदर आ चुके हैं और वो हिनाटा के अंडर में है, क्योंकि वो भाई यूकी के साथ इन बच्चों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो अभी उसके बैड लिस्ट में आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ वो यहाँ पे उससे मदद मांग रहा है डंजन को लेके, तो वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है इन चारों की तरफ, जहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं डंजन को लेके। तो यहाँ पे रीमोरू कहता है इन सबसे कि हमने बहुत सारे डिसीजन लिए यहाँ पे डंजन को लेके और बहुत सारे चेंजेस भी किया, तो उस वजह से हमारा जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई ये सुनते ही विल्डरा भी कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल हमने इंट्रोड्यूस की है स्टार्टिंग फ्लोर 1 पे, तो वहाँ पे उस वजह से जो भी चैलेंजर आ रहे हैं उनको एक ट्यूटोरियल मिल रहा है कि आखिर हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो उस वजह से उनके जो चैलेंजेस है वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रामिरेज भी तारीफ करती है और वो कहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग क्रिस्टल है, मतलब एक सेव पॉइंट जैसे, तो वो भी बहुत ही मार्केट में सेल हो रहा है, मतलब लगा नहीं था कि मार्केट के अंदर इसकी इतनी डिमांड होगी। और उसके बाद भाई यहाँ पे म्योलमल भी कहता है कि जो हमने फ्लोर 95 पे एक जगह बनाई है जहाँ पे सब लोग आके रुक सकते हैं और वहाँ पे वो रेस भी कर सकते हैं, उन्हें खाना भी मिल रहा है, और वो सारी चीजें पेड है, मतलब फ्री नहीं है, तो उस वजह से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो इस सब के बाद यहाँ पे रीमोरू तारीफ करता है कि ये बस एक ही बंदे की वजह से हो पाया है, और वो है अपना हीरो मासायुकी, क्योंकि भाई अभी पता है कि मासायुकी भी एक अदर वर्ल्डर है, तो उस वजह से उसको गेम के बारे में आइडिया है कि लेवल अप कैसे होते हैं, कैसे पॉइंट्स मिलने चाहिए, तो उस वजह से भाई अपना पूरा दिमाग इस चीज में लगा रहा है। और उसके बाद विल्डोरा कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये जो बंदा मासायुकी है ये बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे रामिरेज भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा जो डंजन का बिजनेस चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रामिरेज रीमोरू से कहते हैं कि अगर ये तुम्हें सर्व नहीं कर रहा होता, मतलब मासायुकी, तो मैं उसे अपने अंडर ले लेती। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरू क्लियर करता है कि देखो ये कोई मेरा नौकर नहीं है और ये मेरे अंडर काम भी नहीं कर रहा है, ये बस उसके हिसाब से काम कर रहा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मासायुकी इन सबकी बातें और इन दोनों को देख के सोचता है कि ये जो डंजन है ये बनाया ऑक्टाग्राम के एक मेंबर ने, मतलब रामिरेज ने, जो कि डिमोन लॉर्ड है, और इसके बॉटम फ्लोर पे है भाई द स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा। तो फिर आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मासायुकी म्योलमल से कहता है कि तुम्हारा जो आइडिया था कि इस डंजन को क्लियर करने के बाद तुम बहुत बड़ा प्राइज मनी लोगों को दोगे, तो उस वजह से जब मैंने पहले सोचा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि भाई इतना बड़ा अमाउंट तुम कैसे देने में तैयार हो गए। तो जैसे मुझे पता चला कि आखिरी फ्लोर पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है, तो मुझे समझ में आ चुका है कि तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों थे पहले। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमें रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि हमने हर एक फ्लोर पे जो भी बॉस मॉन्स्टर को हराएगा उन्हें एक प्राइज अमाउंट दिया है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई अगर फ्लोर 10 के बॉस को हराता है तो उससे 3 गोल्ड दिया जाएगा, और जो फ्लोर 20 वाले बॉस को हराएगा तो उससे 5 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, और उसके बाद जो 30 फ्लोर के बॉस को हराएगा उससे 10 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे, और आखिर में जो भी यहाँ पे वेल्डोरा को जो कि 100 फ्लोर पे अगर उसे हराता है तो उन्हें 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी फ्लोर पे मैं हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। तो भाई यहाँ पे मासायुकी कहता है कि 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन मतलब रफली $10 मिलियन। तो वो कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है, इस वजह से बहुत लोग इस पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे म्योलमल एक्सप्लेन करता है कि यही मेरा टारगेट था, क्योंकि ये अमाउंट मैंने इस वजह से ज्यादा रखी है क्योंकि ये जो बाहर के नोबल्स है जो कि यहाँ पे एडवेंचरर को खरीद के उन्हें पैसे दे के उनसे ये काम करवाते हैं, तो इस वजह से नोबल्स का ध्यान यहाँ पे जाएगा, क्योंकि उनको 100 स्टेलर गोल्ड कॉइन चाहिए, तो इस वजह से हमारे जो चैलेंजर्स है वो भी बढ़ते रहेंगे। तो तभी उसके बाद यहाँ पे वेल्डोरा ये सुन के कहता है कि तुम नोबल्स की बात कर रहे हो, तो उनमें से एक की टीम आ चुकी है और ये सारे बंदे एक ग्रीन क्लोक पहन के रहते हैं, और इन्होंने सिर्फ 3 दिनों में ही 20th फ्लोर के बॉस को खत्म कर दिया है। तो भाई रीमोरू ये बात सुन के कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और इस टीम का नाम है ग्रीन फ्यूरी, और ये इस वजह से इतने तेजी से चल रहा है क्योंकि इनका जो लीडर है शायद वो एलिमेंटलिस्ट है। तो भाई यहाँ पे म्योलमल पूछता है कि क्या सच में? तो यहाँ पे अपना रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ पे एलिमेंटल को इस्तेमाल करके उनके साथ कम्युनिकेशन करके रास्ता ढूंढ रहा है कि आखिर सही रास्ता क्या है आगे जाने का। और यहाँ पे रीमोरू बताता है कि ये मुझे नहीं पता था, बल्कि ये राफेल सेंसे ने उसे बताया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रामिरेज कहते हैं कि हमारी जो डंजन है उसके अंदर स्मॉल एलिमेंटल मौजूद है, तो उस वजह से शायद ये पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि क्या मैं काम करूँ कि इनका जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक कर दूं। तो भाई यहाँ पे रीमोरू
रिमोरू थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं रहने दो वैसा का वैसा ही, क्योंकि वो यहाँ पे चीटिंग नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये बहुत ही फास्ट पेस से आगे जा रहे हैं। तो एक फ्रंट साइड में एक ऐसी भी टीम चाहिए कि जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें मजा भी आएगा लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सबसे कहता है कि क्या और किसी के पास कोई ऑप्शन है, कोई नई चीज कहने के लिए। तो भाई यहाँ पे मासायुकी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि क्या हो अगर हम कोई भी किसी मॉन्स्टर को हराता है तो उनमें से एक आइटम ड्रॉप होना चाहिए, जैसा कि भाई हम गेम में देखते हैं। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि यार ये जो आइडिया ये बहुत ही बढ़िया है, और अगर कोई पोशन लो लेवल का भी है, लो क्वालिटी का भी है, उसके बावजूद भी जो एडवेंचरस है वो उसे खरीद नहीं सकते। तो शायद इस वजह से एडवेंचरर को बहुत मदद हो सकती है। लेकिन उसके बाद वो पूछता है रामिरेस से कि क्या ऐसा पॉसिबल है करना। तो भाई यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमें ये करना होगा कि जब भी एक मॉन्स्टर मतलब न्यू बॉर्न मॉन्स्टर पैदा होगा तो हम उन्हें ये आइटम या जो पोशन है वो खिला देंगे। तो उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर से वो आइटम ड्रॉप हो जाएगा। और उसके बाद रिमोरू एक और सुझाव देता है कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जब वो मॉन्स्टर को हरा रहे और जो आइटम ड्रॉप होगा वो एक अननोन आइटम होना चाहिए, मतलब पता नहीं होना चाहिए कि वो किस लेवल का वेपन है, किस लेवल का पोशन है। तो भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अभी अगले दिन की शाम हो चुकी है और हम देखते हैं डियाब्लो को। और डियाब्लो यहाँ पे डंजन रिपोर्ट लाके देता है रिमोरू को। और भाई यहाँ पे रिमोरू पढ़ता है कि हमारे जो ट्राइवेरन है टाउन के अंदर, मतलब जहाँ पे शराब लोग पी रहे हैं, तो वो भाई 10% से बढ़ चुका है। तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे जो डंजन है वो बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस वजह से टाउन में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उस वजह से वो बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि आपने सोचा था। लेकिन उसके बाद भाई वो चाय पीने लगता है और जैसे वो वन सिप लेता है तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये इसकी टेस्ट थोड़ी डिफरेंट लग रही है, क्या तुमने इसमें कुछ चेंजेस किए? तो यहाँ पे डियाब्लो पूछता है कि क्या आपको ये थोड़ी खराब लग रही है, सही लग रही है? लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये अच्छी लग रही है। लेकिन तभी वहाँ पे शियोन आती है और वो सॉरी कहती है और वो कहते हैं कि मैं अभी इस चाय को रिप्लेस कर देती हूँ। तो तभी यहाँ पे ये सुनते ही रिमोरू डियाब्लो से कहता है कि क्या ये चाय शियोन ने बनाई है? और यहाँ पे डियाब्लो जवाब देता है कि हाँ ये आपके सेक्रेटरी ने बनाई है, लेकिन मैंने इसको पहले टेस्ट कर लिया था कि वो सेफ है या नहीं, क्योंकि इसमें जहर भी हो सकता है इस वजह से। तो भाई यहाँ पे रिमोरू इंप्रेस हो जाता है कि यहाँ पे शियोन बिना किसी स्किल को इस्तेमाल करे हुए एक अच्छी चाय बना सकती है और वो उसके यहाँ पे तारीफ भी करता है। उस वजह से यहाँ पे शियोन थोड़ी खुश भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद रिमोरू यहाँ पे डियाब्लो से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे शियोन की इतनी मदद करोगे। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो जवाब देता है कि ये जो बेनीमारू है ये बहुत टाइम से ऐसा कह रहा था कि वो अकेला ही शियोन का जो फूड है उसका टेस्टर बना हुआ है, तो इस वजह से मैंने भी थोड़ी मदद कर दी। लेकिन मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं बीमार भी हो सकता हूँ और इस वजह से मेरा नजरिया अभी इस दुनिया को देखने का बदल चुका है। मतलब भाई यहाँ पे शियोन के एक चाय में डियाब्लो की ये हालत हो गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू डियाब्लो से कहता है कि देखो तुमने जो भी फालमूद में किया तो उस वजह से तुम्हारा रिवॉर्ड अभी भी बाकी है। और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके सर्विस में हूँ, मतलब मैं आपके काम आ रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या मैं इससे जो मेरा हेल्प ओनली फैन क्लब है क्या मैं उसे इसमें शामिल कर दूं। लेकिन यहाँ पे वो सोचता है कि नहीं मैंने अभी भी इसको एक बिग 4 का टाइटल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें फिट बैठेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मुझे ये तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे परमिशन चाहिए एक चीज के लिए आपसे। तो यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि बिल्कुल जो भी चाहिए तुम कह सकते हो। तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मुझे मेरे खुद के सर्वेंट चाहिए, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे कामों के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि हाँ जैसे तुम्हारा मतलब ये जो चाय बनाना है और ये जो बाकी काम है शायद तुम इसको कह रहे हो। और यहाँ पे रिमोरू सोचता भी है कि यार डियाब्लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है, तो वो यहाँ पे चाय बनाने का काम तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ये तो मेरे सबसे फेवरेट है और मैं यही करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो बाकी के छोटे मोटे काम है, जैसे कि किसी बड़ी कंट्री को खत्म कर देना हो, तो वैसे काम में मेरे बाकी सर्वेंट पे छोड़ सकता हूँ और उस वजह से मैं आपको पर्सनली सर्व कर सकता हूँ और आपके सारे काम यहाँ पे कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई ये छोटे मोटे काम मतलब पूरे कंट्री को खत्म कर देना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सर्वेंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बस 3 ही लोग यहाँ पे रिमोरू सोच पाता है, जिसमें कि बेनीमारू, शोए और वेल्डोरा है, जो कि भाई नेशन को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मेरे कुछ पुराने जान पहचान के लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे इन्वाइट करने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, और क्या तुम्हें इसके लिए पैसों की जरूरत है? तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग पैसों से मानने वाले। लेकिन उसके बाद डियाब्लो कहता है कि पैसे के बजाय आप उनके लिए एक जो वेसल है वो क्रिएट कर सकते हो, जो कि उनके फिजिकल बॉडी की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अरे हाँ डीमन को एक फिजिकल बॉडी चाहिए उनको यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बेरेटा को एक बॉडी दी थी तो क्या वैसी बॉडी चलेगी? तो यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि बिल्कुल ऐसा भी चल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पे अभी जा सकते हो और तुम वापस आओगे तब तक मैं ये सारी चीजें बना के रख दूंगा और जाते वक्त अपना ख्याल रखना। तो भाई ये सुनते ही डियाब्लो पूरा हिलना डुलना शुरू कर देता है, क्योंकि भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और उसके बाद वो आखिरी में कहता है कि ठीक है मुझे कहते हुए ये बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और तभी भाई वहां से अभी डियाब्लो चला जाता है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ दिनों बाद का, जहाँ पे रिमोरू एक फैसिलिटी के अंदर बैठा हुआ है और वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ये जो प्राइवेट लैब है ये बनाई है भाई उसके लिए रामिरेस ने, क्योंकि उसे अभी डियाब्लो के सर्वेंट के लिए बहुत सारी बॉडीज बनानी है और जो
टिरानी के सिस्टर्स है उनके लिए भी बनानी है। तो उस वजह से उसे एक मास प्रोडक्शन वाली लैब चाहिए थी, जो कि अभी उसके पास आ चुकी है। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो डंजन का लोएस्ट फ्लोर है वो भाई वेल्डोरा का है, उसमें वेल्डोरा का चेम्बर भी है, लेकिन उसके साइड में एक रिसर्च फैसिलिटीज भी है। मतलब उसमें से जो आगे वाली 2 फैसिलिटीज है वहाँ पे गाबीमारू और वेस्टा काम कर रही है, और दूसरी जो लैब है वहाँ पे रामिरेज खुद की लैब चला रही है, और उसके सामने जो सिंगल लैब है वहाँ पे रिमोरू अपनी खुद की प्राइवेट रिसर्च कर रहा है, जिस वजह से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी लीक नहीं हो सकती। लेकिन तभी यहाँ पे उसके दरवाजे पे कोई तो भी आता है और कोई दरवाजा ठोकता है। तभी वो कहता है कि यार अभी कौन आया होगा मेरे काम के बीच। लेकिन यहाँ पे राफेल सन से उसे कहते हैं कि तुम बहुत दिनों से यहीं पे हो और तुमने किसी से भी बात नहीं की है, तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तभी कोई आया है। तो भाई तभी हम देखते हैं शूना और शियोन को, और वो यहाँ पे बहुत ही फिक्र में होते हैं कि आखिर रिमोरू ठीक है या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बहुत दिनों से खाना खाने के लिए भी ऊपर नहीं है, तो हमें लगा कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे आए। भाई यहाँ पे रिमोरू माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था, उस वजह से मैं ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद शूना कहती है कि देखो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बस हमने आपके लिए खाना लाया था वो आपको देना था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शियोन कहते हैं कि म्योल माइल आपको ढूंढ रहा था, तो शायद उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी थी। तो भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे म्योल माइल को, जो कि भागते हुए यहाँ पे रिमोरू के पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत ही बड़ी न्यूज देनी है आपको डंजन के बारे में। और वो कहता है कि मासायुकी की टीम को छोड़ के एक और टीम है जिसने 38 फ्लोर के बॉस को हरा दिया है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे म्योल माइल कहता है कि आप जितनी हल्के में इस न्यूज को ले रहे हैं ये बात इतनी भी हल्की नहीं है, क्योंकि ये जो टीम है ये ऑलमोस्ट अभी 40th फ्लोर पे पहुंचने वाली है। तो उसके बाद हम सिंह देखते कि ये 5 लोग यहाँ पे फिर से बैठ चुके हैं, और उसमें से रामिरेज एक्सप्लेन करती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग हमारे डंजन के रूल्स को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग क्रिस्टल है जो कि एक सेव पॉइंट की तरह हम यूज करते हैं। और रामिरेज यहाँ पे उस रिकॉर्डिंग क्रिस्टल के बारे में एक्सप्लेन करती है कि कैसे अगर तुमने सेव कर लिया खुद को रिकॉर्डिंग क्रिस्टल यूज करके, तो तुम हारने के बाद भी फिर से उसी जगह पे आओगे, जैसे कि भाई हम गेम में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये जो ग्रीन फ्यूरी टीम है वो कर क्या रही है। तो यहाँ पे जो ग्रीन फ्यूरी टीम है तो वो 30th फ्लोर के पहले ही खुद को वहाँ पे रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को इस्तेमाल कर रही है एक सेव पॉइंट जैसे, और उसके बाद वो एक रिटर्न विसल को यूज कर रही है, जिस वजह से वो लोग बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद अगर टीम में 10 लोग है वो 10 के 10 बाहर जाते हैं वहां से, उसमें से हर एक बंदा उसके साथ 10 और लोगों को जोड़ लेता है। मतलब पहले बाहर गए थे 10 और अभी अंदर जाएंगे 100 लोग, और फिर से वो उसी जगह पे आ जाएंगे। और यहाँ पे म्योल भी कहता है कि वो अंदर आने के बाद मतलब पहले 10 थे तो अभी 100 हो चुके हैं, मतलब एक स्मॉल आर्मी जैसे। और उसके बाद भाई हम सीन देखते हैं कि जो ग्रीन फ्यूरी टीम है वो 30th फ्लोर के बॉस को कैसे खत्म कर रही है। तो यहाँ पे रिमोरू कंफर्म करता है कि क्या ये वही टीम है जिसका लीडर एलिमेंटलिस्ट है। तो यहाँ पे भाई अपना जो म्योल है वो कंफर्म करता है कि तुम सही बात कह रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे म्योल कहता है कि मैंने इन लोगों पे नजर रखने के लिए कहा था सोका को, तो सोका ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और ऐसा पता चला कि ये जो टीम है ये पार्ट है सन्स ऑफ वर्ल्ड का। तो देखो भाई इसमें मंगा में सन्स ऑफ VELDT लिखा है, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, क्योंकि भाई एक्चुअल वर्ड है VERT, क्योंकि ये वर्ड बिलोंग करता है ग्रीन प्राइमोर्डियल वर्थ को, क्योंकि ये जो सन्स ऑफ वर्थ है ये भाई वर्शिप करते हैं ग्रीन प्राइमोर्डियल को एज अ गॉड की तरह। तो इस बात का ध्यान रखना। तो उसके बाद म्योल कहता है कि ये लोग बहुत ही जाने माने मर्सिनरीज है, और इनका जो बेनिफैक्टर है मतलब इनकी जो मदद कर रहा है वो भाई इंग्रेशिया से कोई बंदा है या कोई नोबेल है वो इनकी मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो ये इतनी भी टफ सिचुएशन नहीं है, मतलब ठीक है वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें हमें इतना नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि यार मैं भी इनका जो लीडर है उसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये जो ग्रीन फ्यूरी टीम है ये आसानी से जो 40th फ्लोर का बॉस है टेम्पेस्ट सरपेंट, तो वो उसे आराम से हरा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे रामिरेज कहते हैं कि वो यहाँ पे ट्रैप्स को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वो यहाँ पे समन कर रहे हैं बीस्ट को, और इस वजह से वो जो बीस्ट है वो जा रहे हैं भाई ट्रैप के अंदर, और उस वजह से उन्हें पता है कि आखिर ट्रैप कहाँ पे है, तो उनके ऊपर ट्रैप भी काम नहीं कर रहे। और वो यहाँ पे रिमोरू से कहते हैं कि ये बहुत ही बैड न्यूज है हम सबके लिए। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू इन सबकी बातें सुन के कहता है कि आखिर तुम लोग इस बारे में इतनी बकबक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो इतने तेजी से सामने जा रहे हैं, क्योंकि वो आगे चल के हार ही जाएंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे जो रामिरेज होती है वो उसे एक बात बताती है, और ये वही टाइम है जहाँ पे रिमोरू उस लैब के अंदर था अपना काम करते हुए, और उसी दौरान ये सारी चीजें हुई थी। तभी वो सुनने के बाद रिमोरू चिल्ला के कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि 60th फ्लोर के बाद सारे डंजन के जो बॉस है वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद भाई रामिरेज एक्सप्लेन करती है कि जो हिनाटा के क्रूसेडर्स है मतलब जो होली नाइट्स है उनको हमने प्रैक्टिस के लिए डंजन के अंदर अलाउड किया था, तो उन्होंने शुरुआत की थी 51 फ्लोर से, और आखिरी में 60th फ्लोर पे बॉस था एडलमैन। तो उस वजह से मुझे लगा कि एडलमैन बहुत सारे अनडेड को समन कर सकता है, तो उस वजह से मुझे लगा कि वो आसानी से इन्हें हरा देगा। लेकिन भाई तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एडलमैन सामना करता है होली नाइट्स का, लेकिन भाई वो होली नाइट यूज करता है होली कैनन, उस वजह से एक ही अटैक में एडलमैन खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई वो एक अनडेड है, तो उस वजह से वो होली नाइट के अगेंस्ट बहुत ही वीक है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू क्वेश्चन करता है कि क्या वो अभी डिप्रेस हो चुका है हारने के बाद, तो रामिरेज कहते हैं कि हाँ ऐसा लग तो रहा है। लेकिन उसे हराने के बाद फिर से जो होली नाइट थे उन्होंने अपनी पेस पकड़ ली, और वो धीरे धीरे करके सारे फ्लोर्स पे सब लोगों को हराते गए। लेकिन आखिरी में जो मेरा एलिमेंटल कोलोसस था उसने उन सबको रोक दिया था। तो
भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरो कहता है कि अच्छा तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो एलिमेंटल कोलोसस है उसने इन सबको रोक दिया, क्या मैंने सही कहा? तो भाई यहाँ पे रामिरस को जवाब ही नहीं देती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अपना म्योलमल कहता है कि ये जो सारे होली नाइट थे ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे उस एलिमेंटल कोलोसस के अगेंस्ट, तो उस वजह से जो लेडी हिनाटा है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी इन सबसे। लेकिन उसमें से जो एक बंदा होता है मतलब होली नाइट जिसका नाम होता है फ्रिट्ज, वो कहता है कि इवन लेडी हिनाटा भी इस चैलेंज को पार नहीं कर सकती। उसके बाद वो कहता है कि उस वजह से लेडी हिनाटा को बहुत ही गुस्सा आ गया था, तो उस वजह से उसने अकेले ही उस एलिमेंटल कोलोसस को डिसइंटीग्रेशन स्पेल यूज करके खत्म कर दिया। और उसके बाद वो सारे लोगों को हराते हराते 80th फ्लोर पे पहुंच गई और उसने वहां पे जो डंजन बॉस था उससे भी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे रिमोरो क्वेश्चन करता है कि 80th फ्लोर पे तो बॉस जेजियन है, क्या मैंने सही कहा? तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे जेजियन जो है वो अभी खुद को इवॉल्व कर रहा है, तो वो एक कुकुन के फॉर्म में है, तो उस वजह से अपी तो जल्दी उठ चुकी थी और जल्दी इवॉल्व हो चुकी थी, तो उसने यहाँ पे हिनाटा के साथ फाइट की। तो भाई यहाँ पे हम अपिटो को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमनोइड फॉर्म में आ चुकी है इवॉल्व होने के बाद। मतलब पहले कुछ वो एक बी जैसी थी लेकिन अभी वो ह्यूमनोइड हो चुकी है। इवन रिमोरो भी कहता है कि यार ये ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे रामिरस कहते हैं कि अपिटो जो है वो क्वीन ऑफ वास्प है, तो उस वजह से वो बहुत ही फास्ट है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे हिनाटा को नहीं हरा पाई। लेकिन भाई देखो अगर यहाँ पे जेजियन होता जो कि अभी भी इवॉल्व हो रहा है, तो भाई वो कम्प्लीटली यहाँ पे हिनाटा को हरा सकता है, क्योंकि जेजियन सच में बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एनिमे में भाई पता नहीं क्यों इन्होंने अभी तक नाम भी नहीं लिया उसका, शायद आगे चल के वो बाद में लेट इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन नॉवेल्स के अंदर तो वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब डियाब्लो के बाद अगर कोई बंदा है क्योंकि भाई जिसका ऑरा ही अलग है तो वो है भाई जेजियन। लेकिन उसके बाद रामिरस कहते हैं कि उसके बाद हिनाटा गई 81 से 89 फ्लोर तक, जहाँ पे कुमारा के जो अंडरलिंग थे वो थे, तो उनको भी आराम से यहाँ पे हिनाटा ने हरा दिया। लेकिन मुझे लगा कुमारा अभी बहुत ही यंग है हिनाटा को फेस करने के लिए, तो मैंने वहां पे बरेटा को भेज दिया, लेकिन बरेटा भी उसे रोक नहीं पाया। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मुझे पता है बरेटा बहुत ही पहले से स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भाई वो हिनाटा को नहीं हरा सका। लेकिन उसके बाद यहाँ पे म्योलमल एक्सप्लेन करता है कि उसके बाद यहाँ पे जो हिनाटा है वो भाई रुकी 95 फ्लोर पे, और वहां पे हमने पहले ही अरेंजमेंट कर रखी है रेस्ट करने के लिए, तो एक दिन वहां पे वो रुकी। लेकिन उसके बाद उसने 96 से लेकर 99 तक जहाँ पे भी जो ड्रैगन्स रखे हैं जो कि मिलिम ने हमको ला के दिए थे उन सबको भी हरा दिया। तभी ये बात सुन के यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि यार इसका मतलब सिर्फ एक फ्लोर बचा है और वो है वेल्डोरा का। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि यही पे मेरी एंट्री होती है। तो भाई रिमोरो यहाँ पे एक्साइटमेंट में कहता है कि तो क्या तुमने यहाँ पे फेस ऑफ किया हिनाटा? तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल, मैं ऐसे भाग थोड़ी सकता हूँ, मैं 100 फ्लोर का बॉस हूँ। तो रिमोरो उससे क्वेश्चन करता है कि तो फिर क्या हुआ आगे, आखिर इस मैच का रिजल्ट क्या आया? भाई यहाँ पे वेल्डोरा एक्सप्लेन करता है कि हिनाटा सच में ताकतवर तो थी, लेकिन उसकी जो शॉट है मुझे याद दिलाती है उसी हीरो की जिसने मुझे 300 साल पहले सील कर दिया था। लेकिन उसकी जो टेक्निक है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है उस हीरो से, क्योंकि ये जो हीरो थी 300 साल पहले वो एक भी मोशन को वेस्ट नहीं जाने देती थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हिनाटा जो है वो यहाँ पे उसके आर्सेनल में जितने भी चीजें वो सब मुझ पे ट्राई कर रही थी और उसके बाद सोच रही थी कि क्या मुझ पे वर्क हो रहा है क्या नहीं। लेकिन उसने आखिरी में एक बहुत ही बढ़िया अटैक किया जिसका नाम था मेल्ट स्लैश शायद से, और उसने मुझे थोड़ा डैमेज किया, बहुत ही थोड़ा। लेकिन उस अटैक की वजह से मुझे उस हीरो का अटैक याद आया जिसका नाम है एब्सोल्यूट सेवरेंस। लेकिन यहाँ पे रिमोरो उससे पूछता है लेकिन तुम जीतो तो सही ना, क्या नहीं? भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल मैं जीता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम्हारा इतिहास ही ऐसा है कि जब भी तुम तुम्हारे अपोनेंट की तारीफ करते हो तो हमेशा तुम हारते ही हो। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि यार मैं भी ग्रो हो सकता हूँ। तो भाई इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वेल्डोरा यहाँ पे बस बैठा नहीं है, हम आगे चल के जब नॉवेल्स में देखेंगे, आगे चल के मंगा में भी आएगा कि वेल्डोरा खुद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को डेवलप कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रामिरस कहते हैं कि हिनाटा जो है वो लेसर डिमन लॉर्ड से तो बहुत ताकतवर है। लेकिन उसके बाद भाई अपना जो मासायुकी है वो कहता है कि लेडी हिनाटा सच में स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पे लोग कैंपर कहते हैं कि हम दोनों में से कौन स्ट्रांग है, मतलब मैं या फिर हिनाटा? लेकिन भाई वो कहता है कि इस चीज के बारे में सोचते ही मेरा पेट दर्द करना शुरू हो जाता है। और भाई यहाँ पे रिमोरो उसके तरफ देखता है और सोचता है कि बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि मासायुकी हर बार इस वजह से जीत रहा है क्योंकि उसके पास एक स्किल है चोजन हीरो, उसके वजह से उसके सारे काम बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मोलमाइल ये बात सुनता है और कहता है कि तुम कितने मॉडेस्ट हो मासायुकी, क्योंकि भाई ये बंदा नंबर 1 फैन होता है मासायुकी का। लेकिन भाई यहाँ पे पसीने छूट रहे मासायुकी के। लेकिन भाई उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मेरा एक चांस मिस हो गया हिनाटा और वेल्डोरा की फाइट देखने का। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि तो अभी ये क्लियर हो चुका है कि हमारे जितने भी बॉसेस थे वो सब हार चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम्हारी पावर जो है वो यहाँ पे रिजरेक्ट तो कर ही सकती है इस मॉन्स्टर को। लेकिन भाई यहाँ पे रामिरस थोड़ी इमोशनल होकर कहती है कि मॉन्स्टर तो आ सकते हैं लेकिन मेरा जो एलिमेंटल कोलोसस था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो कहता है कि क्या तुम्हारे जो सर्वेंट है उनको भी ब्रासलेट की जरूरत पड़ती है रिजरेक्ट होने के लिए? तो भाई यहाँ पे रामिरस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उन्हें भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरा पहले गोलेम तोड़ा था वो भी वापस नहीं आता, उसी तरीके से ये भी एलिमेंटल कोलोसस अब भी वापस नहीं आ रहा है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि तो ठीक है मेरे पास कुछ आइडिया है तुम्हारे लिए। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है तो अभी 70 फ्लोर पे कोई भी बॉस नहीं है और जो एडलमैन है 60 फ्लोर के लिए शायद हमें उसे रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि मुझे पता है एडलमैन बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन वो रिसर्च वाले स्टफ में बहुत माहिर है, लेकिन मैं
मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक फ्लोर बॉस बन सकता है। और उसके बाद वेल्डोरा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और अभी 80 फ्लोर पे जेजियन जो बॉस है वो अभी भी सो रहा है और इवॉल्व कर रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे अपिटो ने फाइट की, लेकिन हारने के बावजूद भी वो अभी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद बहुत ही कम एक्सपीरियंस है बैटल का, और उसके बाद वो कहते हैं कि 90 फ्लोर पे जो कुमारा है वो अभी भी बच्ची है, तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद यहाँ पे ये सुनने के मासायुकी कहता है कि मतलब यार ये कितनी बैड टाइमिंग है, मतलब अभी ये सब खत्म हो चुके हैं हमारे बॉसेस, और दूसरी तरफ ये टीम आगे बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे रिमोरे कहता है कि देखो ये इतना भी बुरा नहीं है, ये एक चांस है हमारे लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरे कहता है कि जेजियन और जो बाकी के ड्रैगन्स है जो कि यहाँ पे मिलियन ने उनके लिए लाए थे, तो वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो जाएंगे और पावरफुल बन जाएंगे। तो हमें सिर्फ अभी थोड़ा टाइम निकालना है यहाँ पे जब तक ये लोग इवॉल्व नहीं हो जाते। लेकिन उसके बाद रिमोरे कहता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो डंजन है वो कोई नॉर्मल डंजन नहीं है, बल्कि एक एडवांस डंजन है। तो भाई ये सुनते ही सारे लोग ये बातें मान लेते हैं। और उसके बाद रिमोरे कहता है कि तो ठीक है, अभी शायद हमें इस पे काम करना चाहिए, और सब लोग मान जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद भाई यहाँ पे ये सीन मेलमेल देख रहा है, और वो सोचता है कि सर रिमोरे सच में बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदा है, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी उन्होंने बस सॉल्यूशन निकाले और क्या करना चाहिए उस पे ध्यान दिया। तो उस वजह से मेलमेल कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तो भाई यहाँ पे रिमोरे से पूछता है कि क्या तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम हो रहा है? तो बिल्कुल तुम कह सकते हो। और वो कहता है कि लेडी हिनाटा ने जो सारे बॉस मॉन्स्टर को हराया तो उनको उनके लिए रिवॉर्ड चाहिए। तो भाई ये सुन के रिमोरे सुनते ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमोरे कहता है कि आखिर हमें ऐसा क्यों करे, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे जो पैलेडियंस थे मतलब होली नाइट थे उनको एक ट्रेनिंग जगह दी थी उनको ट्रेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेलमेल कहता है कि मैंने कहा ऐसा, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने सारे रूल्स फॉलो करके इस डंजन को क्लियर किया है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरे कहता है कि तुम उसे मना कर दो। लेकिन यहाँ पे मेलमेल डर के कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप पर्सनली उनको क्यों नहीं कहते, क्योंकि मैं उसके बैड साइड नहीं जाना चाहता हिनाटा की। तो भाई तभी वहां से रिमोरे निकल जाता है और वो कहता है कि भाई तुम ही संभालो ये झंझट, क्योंकि मैं तो नहीं बता रहा हिनाटा को। और तभी वो यहाँ पे मेलमेल को थैंक यू कह देता है और निकल जाता है वहां से। और इसी के साथ जो इनकी जो मीटिंग थी कैसे डंजन को इवॉल्व करना है वो यहीं पे खत्म होती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पहला चैप्टर जो कि सीजन 4 का होने वाला है वो खत्म होता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट भी करना। और जिन लोगों को आगे नोवेल की स्टोरी देखनी है तो वही वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से ये स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जैसे ही हम मंगा को कैचअप कर लेते हैं और उसके बाद जो नोवेल की स्टोरी होने वाली है मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।